बायो सेक्शन में हम बॉटनी की बात करेंगे। जूलॉजी राजीव सर पढ़ा ही रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं कि बायो के पेपर की, तो बायो के पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, है ना, एक बॉटनी का और एक जूलॉजी। और आप सबको पता कि पहला सेक्शन कौन सा होता है, बॉटनी का। और अगर देखें कि ज़्यादातर क्वेश्चन भी बॉटनी के आते हैं, पर आपको कैसे 85 तो बॉटनी के आते हैं, 85। पर अगर गहराई से देखा जाए बच्चों कि जो मैक्सिमम हिस्सा बायो का है वो बॉटनी का है नीट के अंदर। कैसे, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक, ये जो चैप्टर है सेल और सेल डिवीजन, ये बॉटनी के हिस्से माने जाते हैं, है। और सबसे ज़्यादा वेटेज आप देख सकते हैं, चाहे नीट 21 हो, 22 हो, 23 हो, इनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, है ना। और बाकी की बॉटनी के हम देखेंगे। तो अब एक बड़ी बात यह है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान से सुनिएगा, कि बायो के पेपर के अंदर अगर हम बात करते हैं कि जो चैप्टर बॉटनी और जूलॉजी दोनों में आते हैं उनका वेटेज हमेशा ज़्यादा होगा। उन चैप्टरों को स्ट्रॉन्गेस्ट करना, जबरदस्त रमने चाहिए। जो चैप्टर बॉटनी और जूलॉजी दोनों में आते हैं उनका वेटेज ज़्यादा होगा, पहली बात। सेकेंड चीज़ बच्चों, हम बात करते हैं कि अब सुनने में आ रहा है कि सर ये चैप्टर कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, कि वो पढ़े कि नहीं पढ़े, बड़ा कन्फ्यूज़न वाला मामला है। फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं कि रिड्यूस तो हुआ, पर एनटीए जब तक सिलेबस बताता नहीं है तब तक सारे पढ़ने हैं। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि अगर सिलेबस रिड्यूस होता है, चैप्टर रिड्यूस होते हैं, तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है बड़ा ज़बरदस्त होगा। आप देख रहे हैं अभी 2 सालों से एआर के क्वेश्चन का दबदबा है। कहते हैं बायो का पेपर बहुत आसान आता है, होता भी है, पर बच्चा फिर कहता पेपर तो आसान था पर छूट गए सवाल, पेपर आसान था, समय लग रहा था, थोड़ा और मिल जाता। बेचारा 3 घंटे 20 मिनट दे रहा है, फिर भी और चाहिए। तो इसका मतलब अब पेपर सेटर के दिमाग में चल रहा कि देनी एनसीईआरटी है, पर उन क्वेश्चन को घुमाया जाए। अब घुमाया जाएगा तो बच्चा भी घूमेगा। जब बच्चा घूमेगा तो टेंशन में आएगा, तनाव में आएगा, स्ट्रेस में आएगा, पसीना छूटेगा, टाइम देखेगा, घड़ी देखेगा, या तो अपनी स्पीड बढ़ाएगा या गलत करेगा, और वो हो गया बाहर। ये साइकोलॉजी होती है बस, ठीक है। तो पेपर आसान बनाना पर लेंदी बनाना, या उनको घुमाना क्वेश्चन को, जिससे बच्चा क्या है, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो, टेंशन में आए और वो गलत करे। तो ये थीम अभी आजकल पेपर में देखने को मिल रही है। तो अब आपको चीज़ क्या है, बायो में पढ़नी एनसीईआरटी है, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी, पर जब पढ़ो एनसीईआरटी तो देखो कि क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्या पूछा गया था और क्या आएगा। इसका मतलब PYQ क्वेश्चन हमें एक आइडिया देंगे। मैं हमेशा क्लास में कहता PYQ जरूर देखा करो, जरूर देखा करो। और आप देख सकते हैं 2023 में काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड थे ना थे, वो आइडिया देते हैं। इसका मतलब कि एग्जाम में पैटर्न बहुत ज़रूरी होता है। पैटर्न क्या है, आप क्रिकेट खेल रहे हो, वनडे है, टेस्ट है, T20 है। आपने देखा कि भारतीय क्रिकेट टीम में सारे खिलाड़ी अलग अलग होते हैं। टेस्ट में अलग खिलाड़ी होता है, वनडे में अलग होता है, T20 में अलग लेते हैं खिलाड़ी को। क्यों? फॉर्मेट अलग है, पैटर्न अलग है। यानी T20 के अंदर 20 ओवर का मैच में उसमें हीटर वाले ऑलराउंडर की जरूरत होती है। जो ऑलराउंडर होते हैं, हीटर होते हैं, वही T20 में लिए जाते हैं। समझ में आ रही चीज़ें? तो ये पैटर्न बहुत ज़रूरी होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कथन कारण वाले, स्टेटमेंट वाले, मैच द कॉलम। अगर 23 का पेपर देखो तो जूलॉजी में सारे मैच द कॉलम ही थे कि नहीं थे? बहुत सारे क्वेश्चन, और मैच द कॉलम आसान थे पर मिलान करने में समय खा रहे थे। एक भी गड़बड़ कर दिया तो और उलझ जाते थे। तो ये चीज़ है, अभी समझ में आ गई। सेकंड बच्चों, साल भर बचा है आपके पास और समय इतना तेज़ी से निकलेगा कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए अपनी रणनीति, अपना जो प्लान है अभी से डिसाइड कर लो कि मुझे इस तरह से इसे पढ़ना है, इस तरह से सब कुछ करनी ही चीज़ें, ठीक है। जो भी टीचर है, जैसे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है चैप्टर चलेगा, तो घर से पढ़ के आइए, यहाँ पढ़िए, घर जाकर फिर पढ़िए। कितनी बार पढ़ोगे? 3 बार, परफेक्ट हो जाएगी। दूसरी चीज़ है, जो भी टेस्ट होंगे वो देना ज़रूरी है। अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं तो आप अपना एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। मैं फिर कहता हूँ कि पढ़ने से ज़्यादा टेस्ट जरूरी है, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के बिना सब खेल अधूरा है। समझ रहे हो चीज़ों को?
और जो भी टेस्ट होंगे जिसमें भले कम नंबर आओ, थोड़े ज़्यादा हो, गलतियां कर रहे हो, तो सीखने को मिलेगा। आपको उससे हताश नहीं होना, सीखना है। आया? जैसे T20 सीरीज चल रही है, कई अच्छी अच्छी टीमें हार भी जाती है, आया समझ, कभी जीत भी लेती है, पर मेन लक्ष्य है टॉप 4 में पहुंचना। और टॉप 4 में पहुंचने के बाद 2 ही मैच होते हैं, सेमीफाइनल, और वो जीतना बहुत ज़रूरी है। यानी टेस्ट सीरीज जो चलेगी लास्ट में, और फाइनल नीट का पेपर, उसमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करनी है। कोई दिक्कत? तो ये चीज़ है बेटा। बाकी समय तो है ही है, और आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे किस तरह से पढ़ने, किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। तो सही है। तो जो भी अगर टेस्ट में नंबर कम होते, टेंशन नहीं लेने का, डिप्रेशन में आ जाता है बच्चा और फिर अपनी गाड़ी को बैक में चलाने लगता है। तो ये चीज़ दिमाग का खेल रहेगा। कई बच्चे मैंने देखे हैं अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, रैंक लाते हैं, लास्ट में पीछे हो जाते हैं। तो अपने माइंड को भी साइकोलॉजिकली तौर पर फिट रखना है, स्वस्थ रखना है, स्माइली चेहरे पर रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन ये अभी रहेगी ना, तो एग्जामिनेशन हॉल में भी वो डर नहीं रहता। कई बच्चे मैंने अच्छे देखे जो यहाँ के परफॉर्मेंस में टॉप कर रहे थे, और वहाँ वो डिप्रेशन में चले गए, टेंशन में चले गए, हताश हो गए, और पेपर खराब कर दिया। अब उनकी गलती नहीं थी, समझ में आई चीज़ें, वो एक सब माइंड सेटअप का था, बात करते हैं। क्लियर है? तो पढ़ना सेकेंडरी है, अपने आप को फिट रखना मानसिक तौर पर पहली प्राथमिकता रहेगी। ठीक है? तो ये ध्यान रखना बेटा कि मंजिलें बहुत सारी आएगी बेटा, रास्ते बहुत सारे होंगे, कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। अगर हौसला है तो फासला क्या है आराम से निकल जाएगा। चलिए भाई। और दूसरी एक चीज है कि असफलता एक चुनौती है। असफलता क्या है? टेस्ट में नंबर कम आए, टेंशन नहीं करना, सीखना है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। अरे गलतियों को देखो, जो भी कमियां हैं उसको देखो और सुधार करो। तो ये चीजें आपको आगे बढ़ाएगी। चलिए, बेसिक चीज के बाद हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, और हमारा चैप्टर होगा सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी जैसी दिमाग में आता है तो बच्चों 6 से 8 सवाल, कोशिका और कोशिका विभाजन से 6 से 8 सवाल आते हैं नीट में। और सेल बॉटनी में भी है और जूलॉजी में भी है। ठीक है? कोशिका विभाजन नीट 2023 में 6 सवाल लेकर गया था। कितना? अकेला चैप्टर। और पुराना पेपर भी देखोगे तो 4 एवरेज है। तो कोशिका विज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट इकाई होगी नीट की। ठीक है? चलिए भाई, तो कोशिका की अगर हम बात करते हैं, टॉपिक लगा देते हैं हेडिंग। देखो बेटा, एनसीईआरटी क्या कहती है, शुरुआत एनसीईआरटी से करनी है इस चैप्टर की। अगर हम बात करेंगे सेल की, तो सेल के अंदर हम कोशिका क्या है, कोशिका सिद्धांत क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होगी, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होगी, उसमें कौन कौन से कोशिकांग पाए जाएंगे, ये सब कुछ चैप्टर में रहेगा। प्योर एनसीईआरटी पढ़ने का है, और धीरे धीरे हम बताएंगे इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। बस वो ध्यान रखना, एनसीईआरटी और क्या क्या सवाल बन सकते हैं 2024 के लिए।
तो पहली चीज बच्चों आपके सामने एक बार ध्यान, मृत कॉर्क कोशिका या बीती की खोज और जनक के लिए नाम किसका? रॉबर्ट हुक का। इन्होंने एक मधुमक्खी, जो मधुमक्खी होती है ना, उसका एक छत्ता है, फोटो जरूरी नहीं है, मधुमक्खी के छत्ते की बात करते हैं, इसमें ऐसे गोले देखे, कोष्ठ देखे, और इन कोष्ठ को नाम दिया था सेलुला। क्या नाम दिया बेटा? और हमारी ये एक आदत होती है, जो बड़ा नाम होता है हम धीरे धीरे उसको छोटे नाम में बदल देते हैं। आया समझ में? तो सेलुला बड़ा नाम धीरे धीरे किस में बदल गया? सेल में। इस तरह से कोशिका की खोज हुई थी। श्रेय किसको जाएगा? रॉबर्ट हुक को जाएगा। 1665 की बात है, जब माइक्रोस्कोप इतना विकसित नहीं था। तो वास्तव में उन्होंने तट के किनारे तो बच्चे को दुकान पर बैठा देते थे। बच्चा क्या करता था? ग्लास से कुछ ना कुछ देखता रहता था। और ये पहला वैज्ञानिक था जिसने दुनिया को बताया कि ऐसे सूक्ष्म जीव कोशिका की खोज का श्रेय लीवेनहॉक को जाता है। ठीक है भाई, टू द ये बाकी कोई मतलब नहीं है, छत्ते वगैरह कोई नहीं पूछेगा। तो जीवित कोशिका के बारे में किसने बताया बेटा? बस चलिए, अगला जो क्वेश्चन इसमें जो बनता है वो इसके अंदर बेटा सेल थ्योरी है, पर एनसीईआरटी की खूबसूरत लाइन भी हम बाद में देखेंगे। कोशिका सिद्धांत का मतलब क्या होता है? कोशिका सिद्धांत को दो वैज्ञानिकों ने दिया था, स्लीडेन और स्वान ने। स्लीडेन और स्वान ने। और उस पर एक अच्छा सवाल मुझे लगता है, पहला सवाल अगर निकालना चाहते तो वहीं से निकलेगा। यहाँ एनसीईआरटी ने रॉबर्ट ब्राउन का भी जिक्र दिया, पर हम केंद्रक में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। सही है? रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? केंद्रक की, ये याद रखिएगा। अब ये लिख लीजिए, उसके बाद मैं दोनों की कहानी बताता हूं, स्लीडेन और स्वान की। कोशिका सिद्धांत, वो अच्छा सवाल बनेगा। ये हो गया बेटा? चलिए, तो अब यहां हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। और कोशिका सिद्धांत के बारे में जो अगर हम बात करते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे सेल थ्योरी। क्या बेटा? सेल थ्योरी। ये नीट का सुर्खियों वाला सवाल, ये बनेगा सवाल नीट का। तो नीट का एक अच्छा सवाल है, वो सेल थ्योरी से ही बनता है, ये याद रखिएगा। कोशिका सिद्धांत को देने वाले दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था स्लीडेन। क्या था बेटा? स्लीडेन। और एक का नाम था स्वान। पूरे नाम जरूरी नहीं है, मैथियस स्लीडेन और थियोडोर स्वान, इतना सा याद रखो। एक छोटा सा सवाल पूछो हिंदी मीडियम के, स्वान का मतलब क्या होता है? डॉग। अब यहां जो हम बात करते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है जिसे कंफ्यूज करेगा पेपर सेटर। कौन सा वैज्ञानिक बॉटनिस्ट था, कौन सा जूलॉजिस्ट था? एक चीज देखिएगा, स्वान ब्रिज पर है। क्या बेटा? स्वान। एक छोटी सी ट्रिक मेरी याद रखना, स्वान कहां पर घूम रहा है? ब्रिज पर। बस। अब इसका क्या मतलब है सर? आ जाओ, चुराओ, देखो, ब्रिटिश। छोटी सी ट्रिक है, कभी भूलोगे भी नहीं। जेड जूलॉजिस्ट नहीं बोलोगे कभी। स्वान कहां पर घूम रहा है? ब्रिज पर। स्पेलिंग पे मत जाना। ब्रिटिश, जेड जूलॉजिस्ट। कई बार सवाल ऐसा आता है कि स्लीडेन जर्मन बॉटनिस्ट और स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट वैज्ञानिक था। अब पेपर सेटर इनको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गया, इसको बना देंगे जर्मन बॉटनिस्ट, इसको बना देंगे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, तो गलत हो जाएगा। दूसरा बच्चों याद रखना, भाई साहब ने 1839 में काम किया था और भाई साहब ने 1838, इसलिए सेल थ्योरी जो टाइम है वो कहां से कहां हो गया? 38 से 39। और स्लीडन बच गया, तो ये जर्मन बॉटनिस्ट था बेटा। क्या था? जर्मन बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट समझते हो? वनस्पति वैज्ञानिक।
और ये जंतु वैज्ञानिक था। तो ये बेसिक चीज ध्यान रखना बेटा। एनसीईआरटी पढ़ना है, अगर पिछली बार भी मैंने जो लिखा है वगैरह सेम वो चीज़ें आई, और कुछ नहीं आता बेटा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब बड़ी चीज़ है सेल थ्योरी के बारे में अगर हम कहें तो एक बड़ा गजब का क्वेश्चन बनता है, कंफ्यूज करने वाला। बोलूं मैं, किसने बताया कि पादप की बाहरी परत बीती होती है? अरे ये तो बॉटनिस्ट तो ये था, स्लीडन ने। अरे वनस्पति की बात करें, प्लांट की, पर चीज बताई किसने? ये कंफ्यूजिंग है, अभी पता चल रहा, बाद में बच्चा कंफ्यूज होता है। ये गजब की चीज है कि स्लीडन और स्वान की अगर हम बात करें, स्वान एक जंतु वैज्ञानिक था, पर भाई साहब ने कहा जंतु में सबसे बाहर की परत झिल्ली होती है और पादपों में सबसे बाहरी परत बीती है। जबकि जूलॉजिस्ट था, इनने प्लांट पर भी काम किया। एनसीईआरटी कहती कि पादप कोशिकाएं मिलकर पादप उत्तक बनाएंगे। किसने बोला? स्लीडन ने, ये याद रखना। और एक अच्छा स्टेटमेंट है कि शरीर या जीव कोशिका और उनके उत्पाद से मिलकर बना होता है। ये किसने बताया? स्वान ने। तो दो चीजें स्वान की बड़ी खूबसूरत है, एनसीईआरटी में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है। राइट, चलिए तो फिर लिख देते हैं इनकी बातें। बोल दूं मैं कि लिखूं? लिखना पड़ेगा। चलिए, पादप कोशिका से क्या बनेंगे? पादप उत्तक। ये बात किसने बताई? स्लीडन ने बताई। और भाई साहब स्वान ने क्या कहा? जंतु में बाहरी परत झिल्ली। पादप में बाहरी परत बीते। तो ये स्वान ने बताया था। तो कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं तो वैज्ञानिकों को जाता श्रेय स्लीडन और स्वान। पर कोशिका सिद्धांत ये कभी नहीं बता पाया कि कोशिकाएं बनती कैसे है। ये एक इनका दोष कह सकते। फिर इस साइंटिस्ट 1855 में एंट्री मारता है, रुडोल्फ विर्चो। नीट का दूसरा खूबसूरत सवाल, किसने कोशिका सिद्धांत को रूपांतरित किया? रुडोल्फ विर्चो। कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं में विभाजन से होगा। ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये क्वेश्चन नीट में आएगा। ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो ने। आया समझ में? तो उसके बाद कोशिका सिद्धांत का जो नया रूप दिया गया कि कोशिका मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। नंबर 2, शरीर या जीव कोशिका और उनके उत्पाद उत्तक अंग तंत्र से मिलकर बना है। आया? और नई कोशिकाओं का निर्माण, बस ये 3 बातें इसमें जोड़ी गई। चलें आगे, तो लिख दीजिए इसमें कोशिका सिद्धांत के बारे में, यहां पर स्टार पॉइंट में, कोशिका सिद्धांत नई कोशिकाओं के निर्माण के बारे में नहीं समझा सका। कोशिका सिद्धांत लिख दीजिएगा बेटा ऑनलाइन वाले। कोशिका सिद्धांत नई कोशिकाओं के निर्माण के बारे में नहीं समझा सका। कोशिका सिद्धांत नई कोशिकाओं के निर्माण के बारे में नहीं समझा सका। कोशिका सिद्धांत नई कोशिकाओं के निर्माण के बारे में नहीं समझा सका। हो गया? चलते हैं आगे। तो भाई कौन समझाएगा इसको? कौन समझाएगा? हाँ, रुडोल्फ विर्चो। एंट्री मारी भाई साहब ने 1855 में। क्या किया? कोशिका सिद्धांत को रूपांतरित किया। कोशिका सिद्धांत को रूपांतरित किया। एनसीईआरटी की खूबसूरत लाइन। कैसे किया? अपना स्टेटमेंट दिया, दुनिया को बोला ओमनी सेलुला
ई सेलुला। ये लैटिन शब्द है, अंग्रेजी शब्द भी नहीं है। और इस लैटिन शब्द का मतलब बच्चों न्यू सेल कहां से बनेगी? ओल्ड सेल से। छोटा सा शब्द है कि नई सेल किससे बनती है? पुरानी कोशिकाओं से। आया बेटा? तो हम कह सकते हैं नई कोशिका का निर्माण कहां से होगा बेटा? पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। और ये बनेगा अपना, बोलो, नीट वाला सवाल। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। ओमनी सेलुलर सेलुलर किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने। क्या मतलब होता है? नया केंद्रक पुराने केंद्रक से बनता है, नया जीव पुराने जीव से बनता है, या नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है? बायो में अलग अलग शब्द है बेटा, वैसे सोच लीजिएगा। नए केंद्रक का निर्माण पूर्ववर्ती केंद्रक से होता है, स्ट्रासबर्गर। जीव से बनता है, लुईस पाश्चर। कोशिका कोशिका से बनती है, रुडोल्फ विर्चो। तो बायो में 3 लाइनें बड़ी जबरदस्त होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद रुडोल्फ विर्चो को देने के बाद अब कोशिका सिद्धांत का रूप क्या होगा हम लिखने वाले हैं। ठीक है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या कहलाएगा। हो गया? चलिए तो अब लिखिए आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत है ना। आधुनिक कोशिका सिद्धांत कितनी बातें बेटा आधुनिक कोशिका सिद्धांत में? एनसीईआरटी के हिसाब से 2 लिखी हुई है, 3 तो यहां पे शामिल हमने कर लिए। आधुनिक कोशिका सिद्धांत, और आधुनिक कोशिका सिद्धांत में जो पहली बात हम कर रहे हैं वो है कोशिका। क्या है बेटा? कोशिका शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। लिख दीजिए। क्या लिखूं मैं? पिंक कलर नहीं आता है, पिंक बड़ा खूबसूरत दिखता है इसमें। शरीर की मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। नंबर 2 एनसीईआरटी की जो बात, यहां शरीर का निर्माण, कोशिका और उनके उत्पाद। उत्पाद से मतलब उत्तक, अंग, तंत्र। शरीर का या जीव का निर्माण, कोशिका व उनके उत्पाद से होता है। ये बात किसने बताई थी? ब्रैकेट में भाई साहब का नाम हाईलाइट कर दीजिएगा, एनसीईआरटी ने भी बताया है। पेपर सेटर क्या करेगा? स्लीडन के अनुसार शरीर का निर्माण कोशिका उनके उत्पाद से मिलकर होता है। गलत। किसने बताई थी चीज? स्वान ने। बीती के बारे में, पादप में सबसे बार बीती और जंतु में सबसे बार झिल्ली, स्वान। पादप कोशिका मिलकर पादप उत्तक बनाती है, स्लीडन। बस आ गया। अब ये सिद्धांत कहता है कि हर जीव कोशिका से मिलकर बना होता है। आया? क्या ऐसा संभव है? कोरोना वायरस जिसका कोई अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व है। मेरी बात सुनना, अस्तित्व तो है पर स्वतंत्र अस्तित्व हमारे शरीर में ही रहेगा। वायरस परजीवी है, कोई विकल्प नहीं है। वायरस अविकल्पी के अविकल्पी परजीवी होता है, बार मार्कर की तरह होता है, उसका कोई खुद का अस्तित्व। तो इसका मतलब वायरस का अस्तित्व तो है, वो जीव की तरह तो रह ही रहा है अंदर की तरह, जबकि उसमें कोशिका मौजूद। तो कोशिका सिद्धांत का क्या बन गया? अपवाद।
वायरस के समान जो कुछ संरचनाएं होती है, प्रियॉन, वायरॉइड्स, तो ये सब क्या हो गए बेटा? अपवाद। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोशिका सिद्धांत के अपवाद कौन कौन से होंगे बेटा? क्या कोशिका सिद्धांत हर जगह अप्लाई होता है क्या? सर्वव्यापी है क्या? नहीं। चलो डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, मैंने ऑप्शन नहीं दे रहा है ना, डायरेक्ट लिख लेना। बताओ कौन कौन से बेटा? वायरस, विषाणु, और बोलो विषाणु, एक एक और दूसरा नाम विषाणु का, जीवाणु। वो जी विषाणु ही होते हैं जो जीवाणु पर हमला करते हैं। इसके अलावा वायरॉइड्स और प्रियॉन। ये वायरस के ही रूप होते हैं। हर साल इन पर एक क्वेश्चन अच्छा पूछा जाता है। हो गया? चलिए अब एनसीईआरटी की खूबसूरत लाइन को और थोड़ा सा पकड़ते हैं। एनसीईआरटी स्टार्टिंग में कहती है कि एक कोशिकीय जीव होते हैं और एक बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं मतलब उसमें कितनी कोशिका है? यानी एक कोशिका है तो वो जीव अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता है। वो एक ही कोशिका अपने समस्त कार्यों को संपन्न करने में सक्षम है। इसका मतलब ये हुआ कि कोशिका के बिना किसी जीव का अस्तित्व संभव। वायरस बाहर क्या अपना अस्तित्व रख सकता है? नहीं, किसी जीव में ही रख सकता है। तो इसलिए कहते हैं कोशिका के बिना किसी जीव का स्वतंत्र अस्तित्व, क्या बोला मैंने? स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा। इसीलिए यानी हर जीव कम से कम एक कोशिका का होगा। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है अतः कोशिका शरीर की, जीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। एआर का या कथन कारण का जबरदस्त सवाल क्वेश्चन फॉर्म में ये चले। तो यहां हम बात करते हैं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों की बात करते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। एक कोशिकीय जीव की बात करते हैं बेटा। अगर हम एक कोशिकीय जीव की बात करते हैं तो एक कोशिकीय जीव के अंदर आप देखेंगे दो खास बातें एनसीईआरटी कहती है। पहली खास बात, एक कोशिकीय जीव अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखता है। क्या होगा इसके अंदर बेटा? एक कोशिकीय जीव में स्वतंत्र अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व को रखेगा। बी, इसकी जो प्रत्येक कोशिका है ना बेटा, कोशिका अपने समस्त कार्यों को क्या कर सकती है बेटा? संपादित करने में सक्षम। इसीलिए एक बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है, किसी जीव का अस्तित्व संभव नहीं है किसके बिना? इसीलिए अतः कोशिका के बिना, जी हां बताओ, किसी जीव का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। इसलिए इसलिए कोशिका को क्या माना गया है? शरीर की मूलभूत रचनात्मक क्रियात्मक इकाई। क्योंकि शुरुआत कम से कम एक कोशिका से ही होगी, एक कोशिकीय जीव में, क्योंकि वही उसके समस्त कार्यों को संपादित कर रही है। उसके बिना उसका कोई अस्तित्व संभव। तो ये बहुत खूबसूरत लाइन है। इसीलिए कहते हैं कोशिका को इकाई। आ गया? तो ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा।
आ गया है क्वेश्चन? एनसीईआरटी के जो पैराग्राफ है वो अच्छी तरह से ध्यान रखने का। चलिए अब जो हम बात करते हैं बेटा, अगला जो पड़ाव होगा हमारा वो कोशिका की, हमने सेल थ्योरी पढ़ ली है। अब कोशिका के अलग अलग आकार होते हैं, उनका साइज होता है, ठीक है। और पहला दूसरा खूबसूरत सवाल लेते हैं साइज वाला, कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, लंबी कौन सी होगी, उनका, ठीक है ना, क्या क्या साइज रहेगा। तैयार हो? चलिए भाई, चलिए आगे हम बात करते हैं इसके अंदर। जीव, और यहां हम बात करते हैं साइज। गाड़ी की शुरुआत हम कर रहे हैं विषाणु से, वायरस से। वैसे वायरस जो होते हैं, विषाणु, वो अकोशिकीय होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? अकोशिकीय होते हैं, मेरी बात ध्यान रखना। और इनका साइज होता है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ेगी, PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक जीव। बहुत बढ़िया, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और इनका आकार कौन बताएगा? 0.1 माइक्रोमीटर। उसके बाद नाम आएगा माइकोप्लाज्मा। बोलो भाई, साइज 0.3 माइक्रोमीटर। उसके बाद इससे बड़ी जो चीज़ बताओ भाई, जीवाणु। जीवाणु 3 से 5 माइक्रोमीटर। और उसके बाद हम बात करते हैं इससे बड़ी RBC, 7 माइक्रोमीटर। और एनसीईआरटी, शतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच एग, एक विलगित कोशिका मानते हैं 15 सेंटीमीटर। आई साहब, 15 सेंटीमीटर, लगभग 7 इंच की। तो सवाल आएगा सही क्रम में जमाइए, बढ़ते हुए क्रम में जमाइए। तो भाई देखिए, बढ़ता हुआ क्रम, PPLO से बड़ा माइकोप्लाज्मा, फिर जीवाणु, फिर RBC, फिर शतुरमुर्ग का अंडा। तो माइकोप्लाज्मा को क्या कहेंगे? सबसे छोटी कोशिका। एनसीईआरटी के हिसाब से सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है बेटा? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका। अब एक कंफ्यूजिंग, आप नहीं पूछोगे, मैं ही बताऊंगा। अब सर PPLO और माइकोप्लाज्मा में सबसे छोटा, तो सबसे छोटी कोशिका PPLO को क्यों नहीं कहा? माइकोप्लाज्मा और PPLO में अंतर क्या है? क्या दोनों एक है या कुछ फर्क है? सवाल आएगा दिमाग में। बेटा जब खोज हुई थी, सबसे पहले वो खोज हुई थी PPLO की। मवेशियों के अंदर देखा गया, उनके फेफड़ों के अंदर जो प्लूरल द्रव होता है, प्लूरल फ्लूइड फेफड़ों के अंदर, और उस प्लूरल फ्लूइड में जब संक्रमण हो जाता तो निमोनिया होता था। जानवरों को क्या हो जाता था? निमोनिया। और उस निमोनिया वाले, हम बात करते प्लूरल फ्लूइड से कुछ बूंदें निकाली गई थी, और उन संक्रमित बूंदों को PPLO कहा गया था। क्या कहा गया था? जिसमें कोई भीति मौजूद नहीं थी। और जब भीति मौजूद नहीं है तो कुछ बूंदें ऐसी थी, कुछ बूंदें ऐसी थी, कुछ बूंदें ऐसी थी, कुछ बूंदें ऐसी थी, कोई आकार निश्चित नहीं था। और इसको कहते हैं प्लियोमॉर्फिक। क्या कहते हैं? तो यही शब्द आया, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जहां वो अपने आकार को बदल सकते थे। और धीरे धीरे रिसर्च आगे बढ़ती गई, माइक्रोस्कोप आता गया और देखा गया अरे ये जीव कुछ ही नहीं है, इस जीव को माइकोप्लाज्मा कहते हैं। तो माइकोप्लाज्मा का ही पुराना नाम क्या था? PPLO। पर वो एक संक्रमित बूंदों के तौर पर थे जो रोग पैदा करते हैं। समझ में आई चीजें? बड़ी गजब की चीज बता रहा हूं, PPLO हमेशा रोग पैदा करेंगे। माइकोप्लाज्मा में एनसीईआरटी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लिखती है कि मनुष्यों में
जंतुओं में, पादपों में रोग पैदा करते हैं, पर हमेशा करेंगे निश्चित नहीं है, पर पीपीएलओ हमेशा रोगकारी माने जाएंगे। और माइकोप्लाज्मा से भी छोटा अगर साइज में कौन होगा? पीपीएलओ। अगर साइज वाला क्वेश्चन आए और ऑप्शन में पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा दोनों दे रखा है तो सबसे छोटा पीपीएलओ। और अगर कोशिका की बात की जाएगी सबसे छोटी, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उत्तर माइकोप्लाज्मा ही देना है। समझ में आ गई चीजें? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है? वायरस अकोशिकीय, इसलिए कोशिका में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन है सबसे छोटी कोशिका, वायरस बोलो या माइकोप्लाज्मा, क्योंकि ये कोशिका नहीं होती। कैसे होते हैं? चलिए एनसीईआरटी आ गया। बढ़ते क्रम में घटते क्रम में आकार का सवाल आएगा। और अगला टॉपिक है आकार, कोशिकाओं के आकार। अब मुझे बताओ, तंत्रिका कोशिका कैसी होती है? खजूर के पेड़ जैसी। कैसी होती है? क्यों होती है? ताकि सूचनाओं को, आवेग के संचरण को आगे बढ़ा सके। WBC डिशुम डिशुम बोलो। अगर मुझे यहां मधुमक्खी ने काटा तो थोड़ी देर बाद में यहां रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, जलन होगी। कितनी चीजें होगी? इसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन प्रदा। क्योंकि रेडनेस का कारण क्या है? जैसी मधुमक्खी ने काटा, डंक अंदर गया, एंटीजन अंदर गया, विष अंदर गया, शरीर को पता चला और यहां रक्त का प्रवाह बढ़ जाएगा। रक्त का प्रवाह बढ़ेगा तो रेडनेस, और जैसे ही रक्त का प्रवाह बढ़ेगा तो सूचना केंद्र और कहेगा भाई साहब कुछ चीज आई है, विष शरीर के लिए खतरनाक है, WBC को भेजो। WBC दौड़ती दौड़ती आएगी और वहां जमा, स्वेलिंग, सूजन। और उसी समय एक केमिकल प्रोस्टाग्लैंडिन का स्रावण होता है जो जलन को बताएगा। और आपको बताया मच्छर काटता ना, या मधुमक्खी, बिच्छू जब या तो जलन सी होती, वो प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या बेटा? तो ये ध्यान रखना। तो ये चीजें हम बात करते हैं ताकि इन कोशिकाओं का प्रवाह आसानी से हो। तो WBC अमीबी आकृति की होती। कैसी होती बेटा? और RBC छोटी छोटी केशिकाओं में भी आराम से जा सके तो उसकी आकृति द्विअवतल। कैसी होती है? द्विअवतल होती है। आ गया? और रंध्र कैसा होता है? बीन शेप, ताकि आराम से रंध्र छिद्र को खोला जा सके। तो इसका मतलब कोशिकाओं के आकार किस पर निर्भर करते हैं? उनकी संरचना पर, कि उनके आकार पर, आकृति पर, या उनके कार्य पर? कार्य पर। चलो एनसीईआरटी की बात करते हैं। कोशिका और उनके द्वारा संपादित, जो हम बात करते हैं, कार्य पे क्या निर्भर रहेगी बेटा? आकृति। तो आकृति किस पर निर्भर? कार्य पर निर्भर। किस पर निर्भर करेगी बेटा? कार्य पर निर्भर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चलो एनसीईआरटी की बातें शुरू करें। तंत्रिका कैसी होगी? स्तंभाकार कोशिका। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखे हैं, डायग्राम तो नहीं बना रहा हूं, बस नाम लिखो, बस ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। 23 के अंदर एक भी डायग्राम नहीं आया था, पता? अब ये फिक्स नहीं है, कभी डायग्राम आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं। ठीक है? और आएंगे तो अच्छे वाले ही आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं वाहिनिका, ट्रैकिड्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रैकिड्स। इंग्लिश में भी याद रखना, वाहिका और वाहिनिका। उसके बाद हम बात करते हैं WBC दे रखा है एनसीईआरटी ने, RBC दे रखा है, और एक दे रखा है पर्ण मध्योतक, मीजोफिल। मीजोफिल कैसे कहते हैं बेटा? पर्ण मध्योतक। तंत्रिका कैसी कैसी होती बेटा? बताओ कैसी होती है? शाखित व लंबी। वेरी गुड। स्तंभाकार कोशिकाएं कैसी होगी? लंबी और, वाह। एनसीईआरटी। वाहिनिका कैसी होगी? तर्कुरूपी। कैसी होती है बेटा? या दीर्घित कह सकते हैं? दीर्घित या तर्कु। तर्कुरूपी समझते हो बेटा? देखो ऐसे स्पिंडल शेप, ऐसे
ऊपर से भी पतली, नीचे से भी पतली, है ना, बीच में से मोटी। कौन सी मांसपेशी कोशिका ऐसी होती है, सोच के बताओ। तर्करूपी, चिकनी, वाह क्या बात है, स्मूथ मसल्स। क्योंकि नीट 23 में एक मांसपेशी वाला आया था सवाल, आया था। WBC अमीबिया। ये लाइन लोकोमोशन मूवमेंट में भी लिखी है, अमीबिया गति, सीलेरी गति, याद आ रहा है। WBC मैक्रोफेज भक्षणु कोशिकाएं कौन सी गति को दर्शाती है, ये गमन और संचलन वाले चैप्टर की भी लाइन है। RBC कैसी होगी बेटा, है ना, वर्तुल होगी, और कैसी होगी, द्विअवतल। बाइक कॉनकेव। और आंखों का लेंस कैसा होता है, कोई बता सकता है, द्विउत्तल होता है। कैसा होता है, उत्तल। मीजोफिल गोलू गोलू, अंडाकार या गोलाकार। चलिए ये एनसीईआरटी की कुछ खास बातें। तो कोशिकाओं की आकृति किस पर निर्भर, कार्य पर निर्भर। तो ये हमने कोशिका का परिचय कह सकते हैं, कोशिका क्या है, सिद्धांत क्या है, आकृति क्या है, आकार क्या है। अब दिमाग में एक सीधा सवाल जाएगा, पादप कोशिका जंतु कोशिका से कैसे अलग है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका से कैसे अलग है। तैयार हो, बेसिक क्वेश्चन है सब, यहां हो गया। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपसे पूछेंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। तो बेटा पादप कोशिका जंतु कोशिका से कैसे अलग होगी। प्लांट सेल कैसे जंतु कोशिका से अलग है, मोटी मोटी चीजें बताओ मुझे। कोशिका बीती किसमें, जंतुओं में नहीं होती है। दूसरी लवक, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, इनमें बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं, प्लांट में या रिक्तिकाएं छोटी छोटी या नहीं। दूसरा जो हम बात करते हैं तारक केंद्र, सेंट्रियोल, प्लांट में, पर छोटे छोटे प्लांट, निम्नवर्ती प्लांट, लोअर प्लांट में होती है। सेंट्रियोल उच्च पादपों में नहीं होती है। जंतु में सेंट्रियोल होता है, पर तंत्रिकाओं में सेंट्रियोल नहीं होता है, इसलिए बुढ़ापे में दिमाग सटिया जाता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। भूलना है, हम अभी भूलते हैं तो बुढ़ापे में तो ज़्यादा ही भूलेंगे। दूसरा बेटा पादप कोशिकाओं के अंदर एक बड़ा शानदार शब्द है प्लाज्मोडेस्मेटा। दो कोशिकाएं, दो निकटवर्ती कोशिकाओं को जोड़ने वाला सेतु, प्लाज्मोडेस्मेटा। यहां पर उसकी जैसी संरचना, सोच के बताओ, गैप जंक्शन। क्या बात है। तो जंतुओं में क्या मिलता है, गैप जंक्शन। गैप जंक्शन का मतलब दो कोशिकाओं के बीच में स्थान, जहां पदार्थों का क्या होता है, आदान प्रदान। और यहां पादप कोशिकाओं में दो कोशिकाओं को जोड़ने वाली संरचना प्लाज्मोडेस्मेटा, जीव द्रव्य सेतु। कोई दिक्कत, ये बड़ी बड़ी बात है। प्लांट में या पादपों में संग्रहित भोजन स्टार्च, जंतुओं में ग्लाइकोजन। पादपों के अंदर विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन पट विधि से, जंतुओं में खांच विधि से। ये बड़ी बड़ी बातें ध्यान रखनी। चलो एक चीज बताओ, लाइसोसोम किसमें होगा, प्लांट में कि जंतुओं में? दोनों में। एनसीईआरटी का डायग्राम देखना, दोनों जगह लाइसोसोम लिखा होगा। ये गजब का कमाल का क्वेश्चन, जैसे मैं पेपर सेटर होता ये बनाता तो मैं कंफ्यूज करेंगे। बता बेटा लाइसोसोम किस में होगा, केवल जंतु में, केवल प्लांट में कि दोनों में? ये बेसिक लगता है सवाल, बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, यार लाइसोसोम तो जंतु में ही पड़ते, प्लांट में होता कि नहीं होता है, और गलत करेगा। तो आजकल ये नया ट्रेंड आया कि आसान सवालों से बच्चों को मारा कैसे जाए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने का है। जनरली लाइसोसोम ज़्यादा जंतुओं में काम करते हैं, क्योंकि लाइसोसोम काम गठन करना होता चीज़ों का। प्लांट में रिक्तिकाएं ही ये काम कर देती है, संग्रहित भोजन उत्सर्जी पदार्थ उसमें ही शामिल रहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने का। चलो लिखते हैं फटाफट, सब तो तुमने बोल दिया।
व्हाइट प्लस डेड प्लस कोशिका भित्ति, पड़ोस में क्रॉस लगा देंगे और यहां होगा क्या? नहीं, लवक प्लास्टिड नहीं। उसके बाद मुझे बताओ बेटा, यहां पर सेंट्रियोल यहां पर मौजूद होगा। सेंट्रियोल कहां होगा बेटा? ये निम्न पादप में। उच्च पादप में अनुपस्थित, जबकि यहां पर उपस्थित। आ गया? ऐसे लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। उपस्थित पर किसको छोड़कर? अपवाद है, तंत्रिका में अनुपस्थित। और बताओ यहां पे कौन सी संरचना बेटा? प्लाज्मोडेस्मेटा। ये सब एनसीईआरटी में दे रखी लाइन है। प्लाज्मोडेस्मेटा कोशिका भित्ति में पढ़ाऊंगा क्या होता है। यहां पर इसकी जगह गैप जंक्शन। वैसे इसके बारे में उपकला उत्तक में दे रखा है। उपकला उत्तक की व्युत्पन्न, टाइट जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, कितने? 3 जंक्शन। मस्त सवाल है 24 के लिए। उसके बाद बच्चों यहां पर बड़ी रिक्तिकाएं मिलती है। कैसी रिक्तिकाएं? बड़ी रिक्तिका, पड़ोस में छोटे छोटे छोटी रिक्तिका। संग्रहित भोजन बताइए भाई। बहुत बढ़िया। पात्रों में संग्रहित भोजन स्टार्च होता है, परंतु पात्रों में भोजन का परिवहन किस रूप में होता है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज। सुक्रोज। बहुत बढ़िया, नॉलेज बहुत अच्छा है तुम लोगों का यार। ऐसे जवाब दोगे तो आराम से या नीट क्लियर कर पाओगे तुम लोग, पता है। बायो में ही है बस। अच्छा, तो कोशिश करो बायो में अच्छा 360 में से 360 लाओ, दूसरों पे प्रेशर कम हो जाता। कई बच्चे नीट में ऐसे देखे हैं कि जो बाउंड्री लाइन पे थे और बच गए। 600 का स्कोर कैसे? बायो और केमिस्ट्री ने या किसी एक सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट ने लाज बचा ली। एक में कभी कभी पेपर खराब हो जाता, फिजिक्स खराब होगी 100 नंबर ये भाई साहब, बायो 350, केमिस्ट्री 170 के आसपास लिया है, तो उसको बैलेंस कर दिया। तो ये भी होता है, कभी कभी तीनों सब्जेक्ट गजब के नहीं होते, 2 जबरदस्त होते हैं, तो भी लाज बचा लेते हैं, यानी नैया पार करा देते हैं। ये भी एक चीज़ है, ठीक है। 2 तो जबरदस्त होने चाहिए एकदम, ठीक है। 350 बायो में आना चाहिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी अच्छी हो, तो 160 170 का स्कोर खड़ा करे। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो ये हमने दोनों में अंतर को देख लिया है, और अब हमारा अगला जो मेन टॉपिक रहेगा वो है प्रोकैरियोटिक कोशिका, जीवाणु कोशिका। तैयार हो भाई? अब जीवाणु के बारे में यहां इस चैप्टर में दे रखा है, और जीवाणु के बारे में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दे रखा है, और जीवाणु के बारे में 12वीं कक्षा का सूक्ष्म जीवों का दैनिक जीवन में योगदान वहां दे रखा। ये माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये चलिए कोशिका। तो यहां हम बात करते हैं कोशिका। कोशिका के बीच में कौन होता है भाई, बताओ फटाफट? केंद्रक होता है। तो आप देख सकते हैं ये केंद्रक है, और ये हमारी कोशिका। इस कोशिका में भरा हुआ क्या है? क्या बात है, नॉलेज तगड़ा है। तो यहाँ हम लिखते हैं पिंकिश से, ये है कोशिका द्रव्य। बहुत बढ़िया। और इस कोशिका द्रव्य के अंदर ये कौन है बेटा? बहुत बढ़िया। जब दोनों मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? शाबाश, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में ये 2 चीजें शामिल है। एनसीईआरटी कहती है
कि झिल्ली अगर हम बात करते हैं, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, दोनों के अंदर झिल्ली एक अर्ध तरल चीज को घेरती है, जो मुख्य आयतन होता है वो क्या कहलाएगा? एनसीईआरटी कहती है कोशिका द्रव्य एक मेन साइट है, मेन एरिना है जहां कोशिकीय क्रियाविधि देखने को मिलती है। जीव अपनी जो कह सकते हैं लिविंग स्टेट को या जीवित अवस्था को दर्शाने के लिए जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं करता है वो किस भाग में दिखाई देगी? कोशिका द्रव्य में। तो एक अच्छी चीज है कि अभिक्रियाओं का मुख्य स्थल कहाँ है? कोशिकीय अभिक्रियाओं का। तो ये एनसीईआरटी की लाइन लिख लेते हैं इस चित्र के अंदर, है ना, छोड़ना एक भी नहीं है एनसीईआरटी की लाइन को। तो कोशिका द्रव्य की कुछ खास बातें चित्र के साथ। कोशिका द्रव्य कोशिकीय क्रियाविधि व जीवित अवस्था की रासायनिक अभिक्रियाओं का मुख्य स्थल, मेन साइट ऑफ सेलुलर एक्टिविटी एंड केमिकल रिएक्शन, है ना, रिलेटेड टू लिविंग स्टेट, यानी जीवित अवस्था की रासायनिक अभिक्रियाएं और कोशिका की जितने भी क्रियाविधि है, उपापचय है, अपचय है, उपचय है, श्वसन वगैरह जो चीजें, वो सब वही किसके अंदर? कोशिका द्रव्य में। आ गया? बस चलो भाई, उसके बाद अपन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट पे चर्चा करेंगे। जीवाणु से आएगा एक सवाल, फिर लिख लीजिए एनसीईआरटी यार, और कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं बता रहा हूं, डिजाइनिंग, और कुछ नहीं पढ़ना है। पेपर बहुत आसान रहेगा, 2023 में आया तो 24 में भी ऐसा रहेगा। आप उलझोगे तो केवल स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन है कथन वाले और कारण में, कि यार स्पष्टीकरण सही है कि नहीं है, बस। और आपने नोटिस किया होगा, अगर पेपर जिसने दिया है 2023 में, प्योर एनसीईआरटी की लाइनें स्टेटमेंट में थी। कथन कारण के जितने भी सवाल थे एनसीईआरटी की ऐसी की ऐसी लाइनें चुरा के छापी थी पेपर में, कुछ भी अपनी तरफ से चेंज नहीं किया। ऊपर लाइन लिखी थी, नीचे लाइन थी, अगर आता क्योंकि सही स्पष्टीकरण है तो ए, अलग अलग दिख रहा है बी, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कथन एक सत्य दूसरा सत्य, दोनों सत्य दोनों असत्य, तो ये तो बड़ा आसान हो जाते हैं। तो ये यहाँ नंबर कट सकने के चांस होते हैं। अगर आप इनकी अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो बायो आपकी पकड़ में होगी। 360 में से 360। चलें आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? भाई किसी को दिक्कत है अपना हाथ खड़ा कर सकता, कोई शर्म की बात नहीं होती है, सही है? कि डॉक्टर से पूछने से, और हमारे मारवाड़ी में कहते हैं जीमण से, कोई शर्म। जीमण मतलब खाना। अपन भाई खाने में जाते हैं तो अपन देखो प्लेट में देखा अभी डोसे बन रहे तो प्लेट लेकर खड़े रहते हैं, भले ही आपकी टाई लगी हो, साफा बंधा हो, कोई नहीं डालने आएगा। शर्म थोड़ी करते हैं, भूखे रह जाते हैं। तो पूछने में भी कोई शर्म। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को पता होता है क्या? भले भगवान का रूप कहते हैं, आप बताओगे भाई कहाँ दर्द हो रहा है तो वो बताएगा इलाज। चलो चलिए इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर हम बात करते हैं, एनसीईआरटी कहती है जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे शामिल है। ये लाइन आपके दे रखी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी, है ना। साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, जीवाणु, है ना, नील हरी शैवाल, सब किस में आते बेटा? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर आते हैं। तो ये चीज़ यहाँ भी मैं मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवाणु, बड़ी बड़ी चीज़ें तो ध्यान रखनी है, माइकोप्लाज्मा, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में सुर्खियों में रहती है, बीजीए, नीलहरित शैवाल, और आर्कीबैक्टीरिया। ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण माने जाते हैं।
और उसी में आ जाता है माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ वाला, है ना। पीपीएलओ भी माइकोप्लाज्मा का ही प्रकार है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा को पहले क्या कहा जाता था, पीपीएलओ। अभी भी वो प्रचलन में चल रहा है, इसलिए वो है, बाकी कोई अंतर नहीं है। अब जो एक अच्छा सवाल आता है बेटा वो है इसके अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोट से कैसे अलग है। प्रोकैरियोट का मतलब है प्रिमिटिव केंद्रक, यानी ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक सुसंगठित नहीं है, केंद्रक झिल्ली का अभाव है। केंद्रक झिल्ली नहीं, इसका मतलब उसका डीएनए कैसा हो गया, नग्न हो गया। आया, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होंगे तो डीएनए जो है वो गुच्छे के रूप में रहेगा और एक ही गुणसूत्र होगा, और उस केंद्रक को हमने कहा न्यूक्लियोइड। क्या कहा, तो वास्तव में न्यूक्लियोइड क्या है, एक डीएनए का ही समूह था, पर उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं था, इसलिए कहा जाता। बड़ा शानदार सवाल है कि क्रोमेटिन पदार्थ किस में पाए जाते, प्रोकैरियोट में कि यूकैरियोट में। क्रोमेटिन का मतलब है डीएनए और हिस्टोन, जबकि प्रोकैरियोट में हिस्टोन, तो क्रोमेटिन भी वो एक ही गुणसूत्र होता है जो डीएनए को ही दर्शाता है, जो डीएनए कॉइल्ड होता है प्रोकैरियोट कोशिकाओं में, वर्तुल डीएनए। आया समझ में, बिना स्टोन वाला वही न्यूक्लियोइड है, वही एकल गुणसूत्र है। तो क्रोमेटिन पदार्थ केवल किस में मिलेंगे, यूकैरियोट। तो ये नीट में आ चुका है कि क्रोमेटिन किस आधार पर प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोट से भिन्न होगी। समझ में आ गई चीजें। कोशिका भित्ति की उपस्थिति, प्रोकैरियोट में भित्ति होती है, आगे पढ़ेंगे, पेप्टिडोग्लाइकैन जीवाणु में, और प्लांट के अंदर भी होती है, जंतु में नहीं होती पर प्लांट में तो होती है। तो ये नहीं हो सकता। क्रोमेटिन पदार्थ के आधार पर, यस, क्रोमेटिन केवल यूकैरियोट में मिलता है। ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बहुत शानदार बनते हैं। तो चलो इसी को अपन देखते हैं। केंद्रक होगा क्या बेटा, केंद्रक झिल्ली का क्या होगा, अभाव। केंद्रक झिल्ली वह कह सकते हैं झिल्ली युक्त कोशिकांग। क्या बेटा, झिल्ली युक्त कोशिकांग। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इन दोनों को ही कहते हैं कोशिका कंकाल। नाम तो सुना होगा, कोशिका कंकाल, नीट 2023। कोशिका कंकाल, सूक्ष्म तंतु सूक्ष्म नलिकाओं का जाल। इतना आसान सवाल दिया, कोशिका से 2 ही सवाल आए थे इसमें। कोशिका कंकाल करता क्या है। ये कंकाल आपकी टेबल की तरह है। ये टेबलें इस कमरे को क्या दे रही है, सपोर्ट, यांत्रिक सहायता। क्या दे रही है, आकार और गति में सहायक। 3 काम ही होते हैं, और नीट 23 का ये सवाल था। और ये सूक्ष्म तंतु सूक्ष्म नलिकाएं कोशिका कंकाल बनाते हैं। केवल गुण किसका, यूकैरियोट्स का। तीसरी जो चीज हम बात करते हैं बेटा, कोशिका प्रवाह, गतियां, कोशिका द्रव्य प्रवाह, इसे टेक्निकल नाम कहते हैं साइक्लोसिस। क्या बोलते हैं बेटा, साइक्लोसिस। अगर ये होगी तो ये होगा, है समझ में। तो केंद्रक झिल्ली, झिल्युक्त कोशिकांग, सूक्ष्म नलिका, सूक्ष्म तंतु, कोशिका द्रव्य प्रवाह, इन सब का क्या होता है, अभाव। शानदार सवाल। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर हम बात करते हैं क्या नहीं पाया जाएगा, केंद्रक झिल्ली नहीं, झिल्युक्त कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ईआर नहीं, सूक्ष्म नलिका, सूक्ष्म तंतु, कोशिका कंकाल नहीं, कोशिका द्रव्य प्रवाह गतियां नहीं। बड़ा शानदार है। 70 राइबोसोम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। और एक बड़ी खूबसूरत लाइन एनसीईआरटी की है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटी है पर विभाजन यूकैरियोट की तुलना में ज्यादा। क्यों, असूत्री विभाजन। अब ये क्या आया, यूकैरियोटिक कोशिका में अर्धसूत्री युग्मक बनाएगा, समसूत्री वृद्धि करेगा, जबकि प्रोकैरियोटिक जीवाणु में असूत्री विभाजन होता है।
असूत्री विभाजन समसूत्री के समान होता है, परंतु इंटरफेस अंतराल अवस्था नहीं मिलती है। नो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो गाड़ी फास्ट, केवल एम फेज होती है असूत्री में, तो गाड़ी फास्ट। केंद्रक प्रत्यक्ष रूप से टूटता है तो विभाजन फास्ट। तो कोशिका आकार किसमें छोटा? यूकैरियोट के प्रोकैरियोट, पर विभाजन किसमें तीव्र होगा? मस्त सवाल, एनसीईआरटी की खूबसूरत लाइन। तो यहां हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स, चलेगा शॉर्टकट में? प्रोकैरियोट्स पूरा लिखूं? शानदार स्टेटमेंट है। तीव्र विभाजन का कारण बताओ। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री, समसूत्री के असूत्री? वाह, कहते हैं डीएनए का प्रतिकृतिकरण तो द्विविखंडन से ठीक पहले ही हो जाता है, क्योंकि ऐसा अवस्था जीवाणु में G1 S G2 कुछ भी नहीं होता। एक मस्त क्वेश्चन आया था नीट में कि जीवाणु के अंदर डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। पहला ही ऑप्शन था एस अवस्था, दूसरा था G1 और G2 अवस्था। बच्चा खुश ऐसा अवस्था में है, यही पढ़ के आता डीएनए डबल एस और टिक लगाता है। और चौथा ऑप्शन था द्विविखंडन से ठीक पहले। जीवाणु में G1 G2 S नहीं होता, केंद्रक डायरेक्ट दो भागों में टूटता है। तो यहां बच्चा गलती करता है। आ गया? तो ये ध्यान रखना, लिख लीजिए बच्चों। हो गया? तो अब जीवाणु की फोटो बनाते हैं बेटा और देखते हैं इसके अंदर वो किस तरह की संरचना को रखता है। यस, क्या अंतर है? तो बेटा डायग्राम देखा था हमने, वापस से कोशिका द्रव्य ये वाला जो है, कोशिकीय क्रियाविधि व जीवित अवस्था की रासायनिक अभिक्रियाओं का मुख्य स्थल कौन है? कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य के साथ कौन मिलेगा? केंद्रक वाला। ये दोनों को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म, हिंदी में जीव द्रव्य। हिंदी में क्या कहेंगे? जीव द्रव्य। बेटा प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? जिसको नहीं पता वो लिख देना, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म को ही कहते हैं। पर किंजे साइंटिस्ट ने बताया था इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं बेटा? जीव द्रव्य कहते हैं। आ गया? और ये जो केंद्र के बाहर वाला भाग दिख रहा ना आपको, ये क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव्य कहलाए। ठीक है ना? कोई दिक्कत? असूत्रित प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोट से छोटी परंतु तीव्र विभाजन। क्या होता है बेटा? तीव्र विभाजन। किस कारण से होता है तीव्र विभाजन? असूत्री की हम बात करते हैं। ठीक है ना? हाँ हाँ, जिसके नोट्स लिखे हुए हैं चल जाएगा, मैंने नहीं पढ़ाया था तो बेटा लिखने की जरूरत ही नहीं है। जो नए बच्चे हैं वो लिखें, और जिसके लिखे हुए वो रिवीजन पे अच्छा फोकस करें, टेस्ट पर फोकस करें। ठीक है? और ये बढ़े आगे, डायग्राम बनाएंगे अब।
तो ये कुछ बातें हैं, अगर ये डायग्राम दिमाग में तो बस कुछ नहीं है, जो ये लिखा वो हमें समझना हो, जीवाणु खत्म। डायग्राम बनाइए, छोटा सा जीवाणु है, अक्सर दुनिया में छोटी छोटी चीज़ें बड़े बड़े काम करती है। तो आप देख सकते हैं छोटा सा जो दिखता नहीं है, आप लेबलिंग देख के देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, अपन इतना भर भी नहीं सकते इसमें। मेन यही है जो सवाल लेकर जाएगा। सचिन, बिल्कुल टिपिकल बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं, 1 से 2 दे रखा माइक्रोमीटर, बट जो है वो 3 से 5 वाला ज़्यादा याद रखिएगा, जो ज़्यादा प्रचलन में है, जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में दे रखा है ना, वो ये चित्र में दे रखा बिल्कुल सही है आपकी बात। दो से 4 सवाल लेकर जाएगा कोशिका नीट में। वैसे हर चैप्टर का है और कुछ कहाँ भी नहीं जा सकता कि पेपर सेटर पे डिपेंड करता, किसी चैप्टर का वेटेज अच्छा हो जाता, किसी का नहीं हो पाता है। फिर भी यही रहा है कि इकोलॉजी है, जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायोटेक है और सेल बायोलॉजी है, ये हमेशा बेहतरीन रही है, अच्छे सवाल लेकर गई है और ज़्यादा लेकर गई है। केमिस्ट्री की बेटा लास्ट क्लास होगी फिर, है ना अभी। दो पेन यूज कर लो यार, इतने कलर पेन तो नहीं कर पाओगे तुम, समझे? क्या बात है, देखो अवधेश जी क्रैश कोर्स ऑनलाइन करवाया था, 325 नंबर लाया क्रैश कोर्स से भाई साहब। ऑनलाइन क्रैश कोर्स कराया था, 1 महीने में 38 चैप्टर करवाए थे पूरे के पूरे, और 325, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। ऑनलाइन का अच्छा था वो, 1 महीने का ही था, पर पूरा सिलेबस करवाया था और वहीं से क्वेश्चन थे पूरे के पूरे पैनल से, अगर पैनल अच्छा पढ़ लिया होता, पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ लिखाया था। भाइयों में कुछ नहीं, एनसीईआरटी है बेटा और कुछ नहीं करना है ना, बस क्वेश्चन डिजाइनिंग और पैटर्न अगर आपको आता, अच्छा नए नए ढंग के क्वेश्चन करोगे, अच्छे से सवाल करोगे ना, 360 में से 360 आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि मेन सब्जेक्ट है। अगर आप यहाँ अगर आप 350 360 के आसपास नंबर लाते हो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री का भार लोड कम हो जाएगा, ठीक है ना। एक सुकून मिलता है जब बायो जबरदस्त होती है और कहते हैं यार इतने गोले तो मैंने भर दिया, होता है ना कभी कभी जब गोले कम होते हैं तो वो एक घबराहट बनने लगती है, यार इतने ही गोले भरे, फिर आदमी वो फिर घोड़े भरने लगता है, क्वेश्चन फटाफट टिक लगा के, ये भी रहता है। तो एक सब्जेक्ट तो भाई साहब बायो तो करना ही करना तगड़ा एकदम। चलिए सबकी नजर इस जीवाणु के ऊपर। जीवाणु के अंदर पहली चीज, बच्चों जो बना रहे बनाते रहना, समझ आ रहा हूं मैं। पहला चीज है कोशिका आवरण। कोशिका आवरण में कितनी संरचनाएं? 3। पहला नीड का सवाल, जीवाणु कोशिका के अंदर बाहर से भीतर की तरफ परतों का सही क्रम बताइए। सबसे बाहर ग्लाइकोजन, उसके भीतर, तो ये सही क्रम में रहेगा। इन तीनों को कहते हैं कोशिका आवरण। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। उसके बाद देखिए यहां जो हम बात करते हैं, ये मेन जो एरिया दिख रहा है कोशिका द्रव्य, क्या बेटा? कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य के अंदर हम बात करते हैं, पहली संरचना जो दिख रही है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड वास्तव में डीएनए ही है। आया, गुच्छे के अंदर वर्तुल रूप में डीएनए को ही क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा, द्विरज्जुकी होगा, हिस्टोन रहित होगा, नग्न होगा क्योंकि केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। और कहीं कहीं यहां लिखा जाता है यही न्यूक्लियोइड और डीएनए एक गुणसूत्र का काम करेगा। तो जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या 1 है। आ गया। दूसरा, गुणसूत्र के ही समान
एक अतिरिक्त गुणसूत्र जीवाणु में मौजूद होता है जिसको हमने क्या नाम दिया। अगर सवाल आए कि जीवाणु में अतिरिक्त गुणसूत्रीय जो वर्तुल होगा, द्विरज्जुकीय होगा, प्लाज्मिड, और बायोटेक में आपने पढ़ा होगा यही प्लाज्मिड वाहक का काम करता है, वांछित जीनों को परपोषी कोशिका में लेकर जाता है। जीन गन तो पढ़ा होगा प्लांट में, टंगस्टन गोल्ड वाला। और दूसरा ये प्लाज्मिड जिसमें प्रतिरोधी जीन होते हैं, एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन, जो जीवाणु को बचाने का काम करता है। तो एनसीईआरटी दो बातें की है, वाहक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और ये एंटीबायोटिक के खिलाफ प्रतिरोधी होता है। उसके बाद देखिए यहां पर लट्टू जैसी चीज दिख रही है मुझे, मीजोजोम। क्या बेटा? मीजोजोम माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती अंग माना जाता है। समवर्ती का मतलब संरचना अलग अलग, कार्य समान, एनालॉगस। मीजोजोम अब देख सकते हैं सबसे नीचे जो है वो है झिल्ली, तो झिल्ली के अंतर्वलन से कौन सी संरचना बनेगी? मीजोजोम। यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन अंग है, तो जीवाणु में श्वसन का अंग मीजोजोम। ये झिल्ली के अंतर्वलन से बनता है तो झिल्ली का प्रसार करेगा, भित्ति से जुड़ा है तो भित्ति का निर्माण करेगा। और किससे जुड़ा हुआ है? न्यूक्लियोइड वास्तव में क्या है? डीएनए। तो डीएनए प्रतिकृतिकरण में भूमिका किसकी? अरे पुत्री कोशिकाओं में डीएनए भेजने में भी मीजोसोम काम करेगा। कहीं कहीं पर इस पर एंजाइम होते हैं तो इस स्त्रावण का काम करता है। उसके बाद देखिए अंदर की तरफ एक बड़ी खूबसूरत चीज है, इनमें राइबोसोम 70S। कितने बेटा? अब ये 70-80S का मतलब क्या हम राइबोसोम में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना याद रखना है। अब ये एमआरएनए की श्रृंखला है, कहते हैं एमआरएनए की श्रृंखला पर कई राइबोसोमिक श्रृंखला के तौर पर रहेंगे और इनको कहते हैं पॉली, और पॉलीसोम का काम है प्रोटीन संश्लेषण। और सबको पता है एमआरएनए के ऊपर ही हम बात करते हैं, टीआरएनए वगैरह छोटा है ना, राइबोसोम की छोटी बड़ी इकाइयां जुड़ती है ना, ट्रांसलेशन, अनुवादन है कि नहीं है? तो ये चीजें पॉलीसोम। अब ये सारा होने के बाद हम एक और चीज बात करते हैं, इनके अंदर अंतर्विष्ट काय होते हैं। अंतर्विष्ट काय का मतलब निर्जीव चीजें हैं जो कोशिका द्रव्य में रहती है, झिल्ली नहीं होती है, ग्लाइकोजन, गैस रिक्तिका, फॉस्फेट, साइनोफाइसियन के कण। आया? संग्राहक संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? अंतर्विष्ट काय, इंक्लूजन बॉडीज। अब चलते हैं वापस बाहर। कोशिका सतह संरचनाएं कितनी? 3। फ्लैजिला, कशा, जीवाणु की गतिशीलता, गमन में किसकी भूमिका? फ्लैजिला की। छोटी छोटी संरचनाएं पूरी तरह चारों तरफ मौजूद, फिम्ब्री। क्या बेटा? फिम्ब्री, फेविक्विक, चुटकी में चिपकाए। तो फिम्ब्री की अगर हम बात करते हैं, ब्रीसल, सूकनुमा, सीटी जैसी संरचनाएं छोटी सी, और ये जीवाणु के चारों तरफ होंगे। और जल के अंदर जो चट्टाने हैं, जीवाणु को चट्टानों से चिपकाने में, या हमारे अंदर हम पोषक है, कोई भी जीवाणु हमारे अंदर रहता है तो हमारे ऊतकों से किसके द्वारा चिपकेगा जीवाणु? फिम्ब्री। तो फिम्ब्री का एक काम चिपकाए, फिम्ब्री बोले तो फेविक्विक, चुटकी में। और कुछ संरचनाएं जो फिम्ब्री की तुलना में लंबी है, खोखली है, नलिकाकार लिखा। एक बार सवाल आ गया, ठोस नलिकाकार संरचना, गलत। कैसी होती है? खोखली संरचनाएं होती है। क्या कहते हैं? और पिलाई का काम जनन में। टू द पॉइंट याद रखना है। फ्लैजिला का काम गमन में, फिम्ब्री चिपकाने में, पिलाई जनन में, मीजोसोम श्वसन में, प्लाज्मिड वाहक और प्रतिरोधकता देने में। बस यही पूछेंगे, मैच द कॉलम। आया? कितना आसान है, जीवाणु छोटा सा है। चलें लिखें, लिखे बेटा? चलो लिखते हैं। तो एक बार वापस समझाएं, बोलो। अब ये सब जो हमने पढ़ा उसके बारे में सब लिखने का ही है, ठीक है भाई? हाँ जी बोलो। न्यूक्लियोइड का मतलब होता है जो विकसित केंद्रक नहीं होता, सुसंगठित केंद्रक नहीं होता, अर्थात डीएनए नग्न होगा, चारों तरफ झिल्ली नहीं होगी। अगर हम हमारी
बात करते हैं, हमारी कोशिका के अंदर बीच में कौन होता है? केंद्र। केंद्र के अंदर गुणसूत्र, गुणसूत्र में कौन होता है? डीएनए। तो यहाँ केवल डीएनए जो है मुक्त रूप में रहेगा, पर चारों तरफ झिल्ली नहीं होगी। तो उस संरचना को, उस क्षेत्र को हमने क्या नाम दिया? न्यूक्लियोइड। ये पूरा कमरा जीवाणु कोशिका और बीच में डीएनए बिखरा हुआ, और इस क्षेत्र को क्या कहा? न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। और बोलो, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो। कल लिखते सही रहता है ना, क्या कि सीक्वेंस में रहता, नहीं तो बीच में आज पूरा लिख भी नहीं पाएंगे। तो कल ही अपन निकलेंगे आज, है ना? अरे समझ में आया कि नहीं आया भाई आज का? तो कल इसके बारे में अपन लिखेंगे, और जीवाणु के बाद में जो कोशिका का मेंट ऑफ बीती है, झिल्ली चलेगा, है ना? छोटा सा है, इतना कोई टफ नहीं है चैप्टर। और 2 से 3 सवाल जो है या 4 तक क्वेश्चन नीट में लेकर जाता है। तो आज जो पढ़ाया वो कल पढ़ के आएगा। मेरी बात सुनो, कोशिका चल रहा है, घर से आगे पढ़ के आओगे थोड़ा। इससे क्या होता है कि अरे यार, कोई ट्रेलर आता ना पिक्चर का ट्रेलर क्यों लॉन्च करते हैं? दर्शकों में अरे यार गजब पिक्चर है यार, एक जोश जगता है। फिर वो देखने जाता, बाद की बात है प्रतिक्रिया कैसी हो, मस्त पिक्चर होती है, और यार शानदार पिक्चर है, तो देख के आना। तो वो चीज़ें हैं पढ़ाई में भी होनी चाहिए। घर से पढ़ के आओगे, यहाँ पढ़ोगे, घर जाके वापस पढ़ोगे, और फिर बढ़िया टेस्ट देना, प्रैक्टिस करनी। ठीक है बेटा? ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई? और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में आज की हमने चर्चा की है। ये टारगेट है बेटा आज का। ठीक है, चलिए।